Welcome to 8020 series. This is the only series in which we are going to discuss 80% of our UPSC prelims syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. This is the episode 8 in which we are going to discuss directive principles of state policy. अगर हम कॉलोनियल टाइम में होते तो हम इन्हीं को बोलते इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट आज हम आजाद भारत में हैं तो हम इसका बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आज आप काफी नई चीजें सीखने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का एपिसोड। सो विदाउट टेकिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि डीपीएसपी में मेजर यूपीएससी का फोकस कहां पे है। देखिए, डीपीएसपी में दो ही तरीके के आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट, डीपीएसपी से रिलेटेड उसके ऑब्जेक्टिव या उसकी फिलॉसफी, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है यूपीएससी के हिसाब से। बट जो है वो अब डीपीएसपी के प्रोविजन भी पूछने लग गया है। ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली प्रोविजंस दिए गए हैं डीपीएसपी में। सो डीपीएसपी के प्रोविजंस एज वेल एज फिलॉसफी, ये दो ही तरीके के क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आगे फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी यहाँ पे काफी सैचुरेशन आ चुका है, तो अब किस तरफ जा सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट किया, वेलफेयर स्टेट। सो डीपीएसपी को आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कहा जाता है बिकॉज इसमें काफी वेलफेयर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो हर एक स्टेट को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आइडियली करने चाहिए। अब करे या ना करे वो उसके ऊपर है, बट आइडियली करने चाहिए। सो डीपीएसपी है। अभी हम एकदम सिंपल क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर स्टेट नहीं है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं। सो इसलिए फंडामेंटल राइट यहाँ पे आंसर नहीं होगा। प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो समरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। ठीक है, एंड 7 शेड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम यूनियन स्टेट इनके बीच में जो फेडरल प्रिंसिपल है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में बात की गई है। सो ये भी वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करता। तो डीपीएसपी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के गवर्नेंस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फंडामेंटल, काफी फंडामेंटल है। तो देखिए, ये क्वेश्चन होते हैं एक्साइटमेंट वाले। ठीक है, हमें यूपीएससी क्यों पूछता है ऐसे क्वेश्चन। आपको लगता है यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्यों पूछ रहा है। बट एग्जाम के अंदर जब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कभी डिफिकल्ट आता है, कभी बाउंसर आता है, उसके बाद एक इजी सा क्वेश्चन आता है जिसमें हम इजी वाले क्वेश्चन में भी कई बार गलतियां करते हैं, तो वो चेक करने के लिए, आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए बीच में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालता है। सो फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे कई वो लोग फंडामेंटल देखा और फंडामेंटल राइट पे टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फंडामेंटल राइट आंसर नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब जो हमारे गवर्नेंस को हेल्प करे, गवर्नेंस करने में हेल्प करें, स्टेट को हेल्प करें इन फॉर द गुड गवर्नेंस, फॉर द गवर्नेंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर वो अच्छे फॉलो करेंगे तो ये गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डीपीएसपी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सवाल उठता है, बिफोर मैं आगे मूव हूं, मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं। यूपीएससी का मेन फोकस फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की फिलॉसफी के ऊपर है। अब बिल्कुल इसकी फिलॉसफी समझिए। मैं यहां पे कुछ डिफरेंस बता रहा हूं, आप इन डिफरेंस को हमेशा अपने दिमाग में रखिए जब भी डीपीएसपी पे क्वेश्चन आए तो। सो इनका नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एंड डीपीएसपी का। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, इनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है अंडर आर्टिकल 32, बट डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल, नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वर्ड, कि मेन फोकस क्या है फंडामेंटल राइट का, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। और वहीं पे डीपीएसपी का प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, यहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इनका मेन
टारगेट है, मेन पर्पज है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है। एनफोर्सिबिलिटी, ये एनफोर्स हो सकते हैं बाय कोर्ट, इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट थ्रू दी पॉलिसीज। ठीक है, लीगल रेमेडी, रिट्स है यहाँ पे, नो लीगल रेमेडी। ठीक है, फोकस क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक, ये हमारे लिए बहुत काम का है कि मेन फंडामेंटल राइट इज इंडिविजुअल सेंट्रिक, वेयर एज डीपीएसपीज आर सोसाइटी सेंट्रिक। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें फिलॉसफी कई बार क्वेश्चन में एलिमिनेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इसलिए मैंने ये टेबल यहां पे दी है। ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, मैंडेटरी, नो, यहां पे मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, उसके अलावा कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट का। फॉलो करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोरलिटी बेसिस पे वो गलत हो सकता है, बट लीगल बेस पे वो गलत नहीं होगा। इस पे ही मैं यूपीएससी का अभी आपको एक क्वेश्चन पीवाईक्यू दिखाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बात पे, इसको समझोगे तो। ओरिजिन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्कोप क्या है, मेनली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल गोल्स। सस्पेंशन कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, डीपीएसपी कभी सस्पेंड होंगे ही नहीं, चाहे इमरजेंसी हो। ठीक है, कई बार यूपीएससी इस तरीके का स्टेटमेंट बना दे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी डीपीएसपी कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, कैन भी तो हम सोचेंगे वो ट्रिक्स वाले कि कैन भी है तो कैन भी तो कुछ भी हो सकता है, तो फटाफट कर दो, नहीं। ठीक है, पॉलिटी के अंदर ऐसे कैन भी, यहां पे तो एनी भी सही होता है, यहां पे ओनली भी सही होता है। ठीक है, ये पॉलिटी है। ठीक है, सो अमेंडेबिलिटी सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों में बेसिक स्ट्रक्चर पे है। टाइम होराइजन, इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन, ग्रेजुअल रियलाइजेशन होता है डीपीएसपी का। ये फिलॉसफी याद रखनी है, मैं आपको इसी फिलॉसफी पे आगे क्वेश्चन दिखाता हूं। The purpose of inclusion of DPSP, Directive Principle of State Policy, in the Indian Constitution is to establish political democracy, social democracy, Gandhian democracy, social and economic democracy. भावनाओं में बहोगे तो गांधीयन डेमोक्रेसी कर दोगे, भाई गांधी जी से बड़ा क्या है। जब गांधी जी अगर यहाँ पे कमेंट में ये आपके ऑप्शंस में आ गया है तो गांधी जी आंसर होना चाहिए, नो। यहाँ पे गांधीयन डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ब्रॉड। अब ब्रॉड को उठाइए, सबसे ब्रॉड है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और आंसर यही होगा कि मेन इंक्लूजन कारण है फॉर द स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये याद रखना है बात। ठीक है, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। टू गाइड द स्टेट इन द गवर्नेंस, डीपीएसपी का पहला पर्पस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सेकंड पर्पस। थर्ड, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, इनका अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो दे आर पॉजिटिव इन नेचर, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज दे आर पुटिंग लिमिटेशंस ऑन द स्टेट, ये याद रखना बात। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, whereas DPSPs are positive in nature, they are guiding principle for the state to make the policies and for the betterment of the society and the welfare of the country. ये है main DPSP की philosophy. Economic justice like article 39 B C D, ठीक है, social justice like article 38 46, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, and they are complementing the fundamental rights. So alone fundamental rights are not sufficient, we need both fundamental right as well as DPSPs for the betterment of our country. ठीक है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, सो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। सो द प्रिंसिपल स्पेल्स आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, अभी वही स्टेटमेंट यहां पे देखिए आप, ये 2002 का क्वेश्चन था, और यहां पे आप देखिए इसी को एक स्टेटमेंट बना दिया यहाँ पे 2015 में। द प्रिंसिपल स्पेल्स आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, ये याद रखना बात। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे ये मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, तो यहाँ पे हम कह दें कि नहीं नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं है, नहीं, दीज आर प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा। सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डीपीएसपी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, किस किस को लिमिट करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2, दोनों पे लिमिटेशन लगाता है।
ये बोल मत देना भैया, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं बोलना। दे आर नॉट पुटिंग एनी लिमिटेशंस, द लिमिटेशन पुट करता है ओनली फंडामेंटल राइट्स। मैं बार बार कह रहा हूं, वही फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की फिलॉसफी चल रही है यहाँ पे। लिमिटेशन का काम किसका है? फंडामेंटल राइट्स का, नॉट डीपीएसपी। डीपीएसपी लिमिटेशन डालती ही नहीं है, तो आंसर होगा नेइदर वन नॉर टू, ठीक है, ये बोथ नहीं होगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन, हम जल्दबाजी में सोचे कि नहीं नहीं लिमिटेशन कर रहा है लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, नो नो, please keep this thing in your mind, they are positive in nature, they are not putting any limitation on be it in the legislature, be it in the executive, कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं डाल रहा, बस वो एक राह दिखा रहा है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट के लिए कि उसे फॉलो करना चाहिए, अगर वो करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो उसी का नुकसान है, बस इतना दिमाग में रखना है। क्लियर है? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द फिलोसफी ऑफ द डीपीएसपी। यूपीएससी ने देखो सिर्फ फिलोसफी पे क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे आपसे कोई प्रोविजन नहीं पूछा, आप देखिए कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, कहीं भी ये नहीं पूछा कि ये वाला डीपीएसपी है या नहीं है। ये इसका मेन फोकस है कि आपको ये पता होना चाहिए डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, यही वो जानना चाह रहा है, ठीक है। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब प्रोविजन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मतलब फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनसे अब क्वेश्चन आगे यूपीएससी पूछेगा। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, अगर आप वेल्थ को कंसेंट्रेट करेंगे तो ये किस चीज को वायलेट करेगा? राइट टू इक्वालिटी को, डीपीएसपी को, राइट टू फ्रीडम को, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को। देखिए ये क्वेश्चन काफी ओवरलैपिंग है, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जैसे ही दिमाग में आएगा तो हमें लगेगा कि राइट टू इक्वालिटी को ये वायलेट कर रहा है कि नहीं, एक इंसान के पास कंसेंट्रेशन ज्यादा वेल्थ है तो राइट टू इक्वालिटी को हैम्पर कर रहा है, फिर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम तो कोई हाल में नहीं होगा, ठीक है, तो इसको तो सोचना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, और उसी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर में बात करूं तो डीपीएसपी, क्योंकि वो भी वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। या तो अगर आप डीपीएसपी पे सोचो, देखो पॉलिटी में बार बार कह रहा हूं मैं, पॉलिटी के अंदर आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, प्रिसाइज मतलब एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन आपको चलना है, ये बात याद रखना, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन आपको चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कहां दी हुई है? डीपीएसपी में। सो आंसर वुड बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करोगे, ये बात याद रखना। आगे हम देखेंगे कौन से आर्टिकल में बात हुई है, वही सारे आर्टिकल्स को मैं रिवाइज करूंगा, सो वहां पे हम देखेंगे, बट मेन ये समझना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपको यहाँ पे बी प्रिसाइज रहना है, ठीक है, ब्रॉड नहीं रहना कि यहाँ पे मतलब इस, देखो ब्रॉड कहाँ रहना है, आप कहते हो कि यार सोचोगे कि मैं कभी तो कहता हूं ब्रॉड रहना है, कभी कहता हूं कि नैरो रहना है। सुनो बात, आज सुन लो ध्यान से, ब्रॉड रहना है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जब भी कॉन्सेप्ट पूछे, जैसे राइट पूछे, राइट्स का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का पूछे, ठीक है, इक्वेलिटी पूछे, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स पूछेगा तो आपको ब्रॉड डेफिनेशन उठानी है। बट नैरो कब रहना? जब भी प्रोविजन पूछे, जब भी प्रोविजन की बात हो, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन की बात हो, तो आपको एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन देखा था फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि राइट टू, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, उसके अंदर क्या राइट टू वो अनटचेबिलिटी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन के सिर्फ दो ही आर्टिकल्स है, आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है, एंड वो इक्वलिटी के अंडर आता है, राइट अगे मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो बिल्कुल प्रिसीजन आपको रखना होगा, वहां पे आपको नैरो चलना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, ये वाला अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, नैरो वर्सेस ब्रॉड। क्लियर है? नेक्स्ट, which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment to the constitution 2017 का ये क्वेश्चन है। देखो एक तरीके का ये क्वेश्चन है कि जो प्रोविजंस आए हैं डीपीएसपी के अंदर उनमें एडिशन क्या हुए हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। सो देयर आर वेरियस अमेंडमेंट्स, अब हम देखेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट्स के कौन कौन से एडिशन हुए हैं। सो आप एक बार इसका आंसर दीजिए, क्या इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द बोथ मैन एंड वीमेन, क्या ये ऐड हुआ है 42nd से? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्या ये ऐड हुआ है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, या सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू दी वर्कर्स, ठीक है। अब देखो
ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आंसर होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्कर की बात की गई है, यहाँ पे भी वर्कर की बात की गई, यहाँ पे भी वर्कर की बात की गई है, ठीक है। एंड ऊपर इक्वल पे, इक्वल वर्क फॉर दी बोथ मैन वुमेन, वो मतलब अलग सेंस में बात की है, इक्वल पे की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, पे है। बट वर्कर से रिलेटेड दो आर्टिकल है, बी एंड डी, ये ऑप्शंस है। सो आंसर ज्यादा होने के चांसेस यहां पे हैं, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उनको किंग बनाने की बात की गई है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि मेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लैंड, लॉ, लेबर एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये चार वर्ड्स याद रखने हैं, जिससे 42nd में ये चार डीपीएसपीज ऐड हुए हैं। लैंड से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड। एंड विद इन लेबर से आपको कंफ्यूज नहीं करना कि ये लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस, कंडीशंस से बात नहीं है यहाँ पे लेबर की, यहाँ पे लेबर की है किंग बनने की बात, कि राजा बनाओ लेबर को। कैसे? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को मैनेज करे, किंग बने, राजा बने, ठीक है। सो यहाँ पे राजा बनने की फिलॉसफी की बात की गई है, लैंड, लॉ, लेबर एंड चिल्ड्रन। सो लेबर में किंग, सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लॉ, लेबर, लैंड एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लॉ मतलब फ्री लीगल एड, ठीक है, यहाँ पे फ्री लीगल एड की बात की गई है, आर्टिकल 39A एड हुआ है। सो लॉ मीन्स लीगल एड, ठीक है, फ्री लीगल एड फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड, आर्टिकल 39A, ठीक है। लेबर मने आपका आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहां पे उनको राजा बनाने की बात की गई है। उसके अलावा लैंड, लैंड मीन्स एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड दी वाइल्ड लाइफ। और वहीं पे चिल्ड्रन के लिए 39 के अंदर आर्टिकल 39 ऑलरेडी था, उसमें क्लॉज एफ जो है वो ऐड हुआ है, ओनली क्लॉज एफ, उसमें बात की गई है हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन एंड अबंडनमेंट, कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के हेल्थी डेवलपमेंट की बात की गई है, आर्टिकल 39 क्लॉज एफ वही ऐड हुआ है। सो क्लॉज एफ ऐड हुआ है, उसके बाद प्रॉपर आर्टिकल में 39A, 43A एंड आर्टिकल 48A, ये चार जो है आपको याद रखने हैं, लॉ, लेबर, लैंड एंड चिल्ड्रन, दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रोविजंस which was added in the, या added through the 42nd constitutional amendment act. You have to keep this thing in your mind, ठीक है। I hope I am very much clear to you. Next, key amendments affecting DPSP, इसके अलावा क्या थे? देखो, दो बात समझो, DPSP को अफेक्ट करने में दो चीजें हुई है, ठीक है। एक तो उसको सब्सटेंसिव चेंज, सब्सटेंसिव, ठीक है, सब्सटेंसिव चेंज का मतलब है कि सब्सटेंशियल चेंज आए हैं उसके अंदर, मतलब उसमें कुछ चीजें ऐड हुई है, ठीक है। और कुछ है इंटरप्रिटेटिव चेंज, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आए हैं, इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आए हैं। सो अभी हम सब्सटेंसिव चेंजेस देख रहे हैं, जैसे आर्टिकल 42 के अंदर सब्सटेंशियल चेंज आया, मतलब कुछ चीज ऐड हुई, कुछ प्रोविजंस ऐड हुए, लाइक 39 क्लॉज एफ, 39A, 43A, 48A, these are substantive change, and other substantive changes were like 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या बात की गई, आर्टिकल 38 चेंज लाया गया, जिसमें स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाया गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा, 42, उसके बाद हमने देखा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों चेंज आए डीपीएसपी के अंदर, सब्सटेंशिव चेंज लेके आए, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 एंड 8, तो यहीं से थर्ड चेंज आता है डीपीएसपी में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंज होता है, आर्टिकल ऐड होता है, एक तो फंडामेंटल राइट में, वो तो मैं अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे डीपीएसपी के रेफरेंस में आर्टिकल 48 डीपीएसपी में चेंज होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6, अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 ईयर्स, आपको याद रखना है, ये 0 to 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने चेंज हुआ है 0 to 6, पहले ये 14 ईयर्स तक था, बट अब ये 0 to 6 हुआ, बिकॉज वहां पे हमने 6 to 14 जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर कर दिया। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर
आज की डेट में अर्ली चाइल्डहुड केयर एक डीपीएसपी है, ये याद रखना बात, ठीक है, 0 to 6 years, ठीक है। अब देखो 42 44 को जब आपने ऐड किया तो 86 मिला। अब 86 में 8 को 1 प्लस कर दो तो 9 हो गया, 6 में 1 प्लस कर दो तो 7 हो गया। तो नेक्स्ट डीपीएसपी में चेंज आता है, सब्सटेंसिव चेंज, कुछ चीज ऐड होती है, वो होती है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, आर्टिकल 43B, इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका मेजर चेंज आता है 2011 के अंदर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप इन चारों आर्टिकल में सब्सटेंशियल चेंजेस आए, मतलब कुछ चीज ऐड हुई। 42nd में क्या, लॉ, लेबर, लैंड, चिल्ड्रन, 3-4 बार मेरे साथ बोलिए, लॉ, लेबर, लैंड, चिल्ड्रन, लॉ, लेबर, लैंड, चिल्ड्रन, लॉ, लेबर, लैंड, चिल्ड्रन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनइक्वालिटीज से रिलेटेड, 86 के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड, 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड, आपको याद रखना है। दीज आर सम ऑफ दी सब्सटेंशियल चेंज। अब इंटरप्रिटेशन में क्या चेंज है, दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद रखने हैं जिसने डीपीएसपी पे काफी अफेक्ट डाला, काफी इंपैक्ट डाला। वो कौन से थे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आया। मेनी स्टेट्स वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, many subjects were redistributed between unions and the state. There were a need to clearly vest responsibility for the monuments of the national importance with the union. So what was the 7th amendment did, clarified and reinforced that the protection of the monuments of national importance is primarily the union's responsibility. कभी भी एक स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी, बिकॉज ये एग्जैक्ट वर्ड थे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें ये बात की गई कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली द यूनियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारा एक डीपीएसपी है। आगे हम बात करेंगे ये कौन सा डीपीएसपी है, ठीक है, वो है आपका 49th, ठीक है, आर्टिकल 49 इज रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स। और इसी के अंदर एक इंटरप्रिटेशन चेंज आया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली द यूनियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस इज द क्लैरिफिकेशन विद रिगार्डिंग टू डीपीएसपी इन द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बात याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी एक इंटरप्रिटेशन में चेंज आया। क्या हुआ, आर्टिकल 31C ऐड हुआ फंडामेंटल राइट के अंदर। फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 31C ऐड हुआ, उसमें कहा गया कि लॉ गिविंग अफेक्ट टू दी आर्टिकल 39B एंड 39C, ये दोनों क्या है, ये दोनों डीपीएसपीज है, ठीक है, डीपीएसपीज, ठीक है। 39B एंड 39C के अंदर अगर ये डीपीएसपी से रिलेटेड आप कोई भी लॉ बनाओगे, इट कैन नॉट बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई विद इन दी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बात आपको याद रखनी है। मैं बात करूंगा 39B और C में क्या दिए हुए हैं जो हम आगे बात करेंगे, बट अभी तक बस आपके लिए यही हिंट है कि ये जो पिक्चर है, इसी पिक्चर से रिलेटेड आपके आर्टिकल 39B एंड 39C है, सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसी कोई पिक्चर नहीं लगाता, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगर ये पिक्चर मैंने लगाई है इसका मतलब है कि आर्टिकल 39B एंड C इज रिलेटेड टू दिस पिक्चर, एंड यही हम आगे थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि 39B और C में क्या दिया। अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ बनेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, नो, ऐसा आप कह नहीं सकते। ये बात कहां गई है, आर्टिकल 31C के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी। सो देयर आर कह सकते हैं 4 सब्सटेंसिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी डीपीएसपी, लाइक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके अलावा अगर सब्सटेंसिव में देखें, इंटरप्रिटेटिव में देखें, तो 2 मेजर चेंज, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, 2008 का क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू द
हेल्थ। सो इसका आंसर होगा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं आर्टिकल 47 के। आर्टिकल 47 इज डीपीएसपी। ठीक है, तो ये रटने हैं बिल्कुल, ठीक है, इनको रट्टा मार लो। और पहला वाला फंडामेंटल राइट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कहां पे कंफ्यूज करेगा, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में ही कंफ्यूज करेगा, चाहे उसकी फिलॉसफी हो या फिर उसके प्रोविजंस हो। ठीक है, इन्हीं में कंफ्यूज करेगा यूपीएससी। तो दिमाग में रखो कि ये फंडामेंटल राइट है, बट दिस इज डीपीएसपी। सो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा डीपीएसपी है, ओनली टू। ठीक है, ये देखो दो स्टेटमेंट है, दो में से कोई एक सही हुआ और एक गलत हुआ। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को बार बार देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी। इनमें से कौन से गांधीयन है। देखो गांधी जी से मेरे को दो ही बातें याद आती है, एक तो आता है विलेज, ठीक है, और एक बड़ी बड़ी वैल्यूज। ठीक है, गांधी जी इज इक्वल टू विलेज एंड वैल्यूज। ठीक है, तो विलेज से रिलेटेड देखते हैं, वैल्यूज कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यू दी गई है या विलेज से रिलेटेड कुछ है, अगर वो होंगे तो वो होंगे गांधीयन प्रिंसिपल, बस इतना याद रखना है। ठीक है, सो सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर रिलेटेड टू द विलेज एंड नॉर रिलेटेड टू एनी वैल्यूज, इट्स नॉट अ वैल्यू। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इट्स अ प्रोविजन। सो दिस शुड नॉट बी द आंसर। सो वन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही वन नहीं होगा सो आंसर इज 2 एंड 3। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एंड प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्री कहां पे होती है, विलेजेस में मोस्टली। आपको कॉटेज इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है वो आपको विलेज में देखने मिलेगी। सो विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजियर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये नहीं है आपका गांधीयन डीपीएसपी, ये याद रखना बात, दिस इज नॉट गांधीयन डीपीएसपी। हम देखेंगे क्या है ये डीपीएसपी, आगे बात करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दो है गांधीयन डीपीएसपी, आगे फ्यूचर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये है एग्जैक्ट, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज यहां पे आपको दी है, क्योंकि देखो हम जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं उनमें इतना एग्जैक्टली अच्छे से नहीं लिखा होता प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को क्या लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। तो आप इन्हीं को दिमाग में रखिए, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप इसी से याद कीजिए कि कौन कौन से डीपीएसपी हमारे हैं। ठीक है, सो एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ, रीड कर देता हूँ आपके साथ, और आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ डीपीएसपी, जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े। पार्ट 4 में डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 कहता है इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज द स्टेट हैज सेम मीनिंग ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर स्टेट को कहां एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है, वही सेम डेफिनेशन होगी इसके अंदर भी, आर्टिकल 36 में ये बात की गई है। 37 में भी कुछ है कि दिस प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्लीज आप बात याद रखिए, एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, नॉट बी एनफोर्सेबल, ये एग्जैक्ट आर्टिकल 37 की लैंग्वेज है। बट द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन दी आर नेवर द लेस फंडामेंटल। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन यहीं से उठाए हैं, आपको मैंने भी दिखाया, एक तो एनफोर्सेबल वाला भी स्टेटमेंट यहीं से उठाया आर्टिकल 37 से, एंड फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस, ये भी वर्ड आपका एग्जैक्टली आर्टिकल 37 से यूज किया है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बहुत रिपीटेटिव थीम से आप डायरेक्ट वेयर एक्ट से पढ़िए, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, सो आर्टिकल 37 में नॉट बी एनफोर्सेबल एनी कोर्ट एंड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। तो ये वर्ड आ जाए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है, जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, वो भी उसका एक क्लॉज आया था, प्रॉपर पूरा आर्टिकल 38 नहीं आया था, उसका क्लॉज आया था, अभी अब बताते हैं। सो क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की जा रही है आपके सोशल ऑर्डर के मेंटेन की, जिसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपके प्रीएम्बल में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या यही सेम एग्जैक्ट वर्ड प्रीएम्बल से थे या फिर कुछ अलग वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, इनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू
मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, ठीक है, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप्स ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। इतनी बड़ी लैंग्वेज अच्छे से लिखी गई है, ठीक है। हम बुक्स के अंदर सिर्फ हल्का हल्का पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, बट ये है एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 ए के अंदर दिया गया है मैन एंड वुमेन इक्वली इक्वल एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द, हाँ, तो अब बात करते हैं 39 बी में क्या दिया हुआ है। 39 बी में मैंने वो मटका दिखाया था जिसमें सोने के सिक्के थे, ठीक है। सो मटेरियल वेल्थ की बात कर रहे थे, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, so that the ownership and the control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, ठीक है। वैसे ही सी में क्या दिया हुआ है, वहां पे आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो देखो मटेरियल रिसोर्सेज एंड वेल्थ, वो सोने का जो मटका था, सॉरी वो मटका था, उसमें से सोने के सिक्के थे, वो ये सिग्निफाई कर रहा था आर्टिकल 39 बी एंड सी। अगर इसके लिए कोई लॉ बनाएगा तो वो नहीं माना जाएगा कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। तो यूपीएससी कभी पूछ लेगा कि वायलेशन ऑफ नॉट आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ठीक है। तो 21 नहीं है, 14 एंड 19 की ही बात हुई है, ये याद रखना बात, ठीक है। वो करता है इसे थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक करने। फिर इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर मैथ एंड मैन एंड वुमेन, ठीक है, डी है। और ई में है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन वीमेन, ठीक है, चिल्ड्रन, सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब्यूज सिटीजन नॉट आर फोर्स इकोनॉमिक नेसेसिटी अंडर वोकेशन अनसूटेड फॉर देयर एज एंड दी स्ट्रेंथ। एफ में चिल्ड्रन के लिए गिविंग अपॉर्चुनिटी, हेल्दी डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा 39 ए ये ऐड हुआ था फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एंड द स्टेट शैल, आर्टिकल 40 में बात की गई है मेन सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, विलेज पंचायत, ठीक है। तो इसको हमने आगे 73rd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको अप्लाई कर दिया था, ठीक है, विलेज पंचायत। फिर यहाँ पे राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, तो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, उससे रिलेटेड आर्टिकल 41 है, ठीक है, जिसमें राइट टू वर्क भी दिया हुआ है आपके, ठीक है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ये सब इसके अंदर दिए। 42 के अंदर स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर दी एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 43 suitable legislation or economic organization of another way of the all worker agriculture industrial and work and living wage condition of the work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure, social and cultural opportunity. In particular, the state shall endeavor to promote cottage industry on the individual and cooperative basis in the rural areas. 43A के अंदर आपका बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 45 के अंदर प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 46 के अंदर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन, और इसी से रिलेटेड हमारा 103 वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने रिजर्वेशन किया है एज पर दी आर्टिकल 46, ठीक है। फिर उसके बाद 47 के अंदर ड्यूटी टू स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, इसी में बात दी हुई है स्टेट शेल एंडेवर टू दी प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू दी हेल्थ। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है और यही वो एग्जैक्टली पूछा। 48 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, स्लॉटर और ड्रॉट कैटल, इन सब के बारे में बात की गई है। 48A के अंदर आपका एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 के अंदर मॉन्यूमेंट्स, जिसकी हमने बात की थी, इट शेल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आर्टिस्ट्री, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है, एंड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम दी स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज केस में भी। इनमें से सारे स्टेटमेंट दे देगा, फिर ओनली 1 ओनली 2 पूछेगा, ठीक है, कि किस किस से बचाना है, स्पॉइलेशन से बचाना है, डिसफिगरमेंट से बचाना है, डिस्ट्रक्शन से बचाना है, रिमूवल से बचाना है, डिस्पोजल से बचाना है एंड एक्सपोर्ट्स के लिए बचाना है, ठीक है, इन सब से बचाना है, ठीक है। एक वो पूछा था एडिशन एंड रिपील एंड वेरिएशन, ये तीनों वर्ड्स पूछे थे, आगे दिखाऊंगा मैं आपको जब नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। द स्टेट शैल टेक द सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक स्फीयर, आर्टिकल 50। 51 के अंदर ये IR से रिलेटेड है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, फॉस्टर रिस्पेक्ट, ठीक है, इंकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल ड्यू
बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो सोशलिस्ट आपको दिमाग में रखने, सोशलिस्ट जो भी होंगे डीपीएस में, उसमें जस्टिस एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होगा, गांधीयन में विलेज एंड वैल्यूज होगी, एंड लिबरल में लॉ होगा, लर्निंग होगी, ठीक है, लीग ऑफ नेशन या पीस की बात की गई होगी। ठीक है, तो एक बार जस्ट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सोशलिस्ट में हमने क्या देखा, जस्टिस एंड वेलफेयर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सोशल ऑर्डर, जस्टिस, ठीक है, फिर उसके बाद लाइवलीहुड, इक्वल पे, ठीक है, यहाँ पे भी जस्टिस दिख रहा है, फ्री लीगल एड, यहाँ पे भी आपको जस्टिस एंड वेलफेयर ही दिख रहा है, राइट टू वर्क, इन सब में वेलफेयर, ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमेन कंडीशन, लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वर्कर पार्टिसिपेशन, ये सब कहीं ना कहीं आपके जस्टिस एंड वेलफेयर से रिलेटेड है। आर्टिकल 38, 39A to F, 39A, 41, 42, 43, 43A, लाइन से आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिखेंगे। लिबरल में लॉ से रिलेटेड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब लर्निंग, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है, गांधीयन के अंदर आपको विलेज एंड वैल्यूज, आप किसी दो को याद कर लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए लिबरल को, सोशलिस्ट एंड गांधीयन याद कर लीजिए। गांधीयन के अंदर आपको विलेज एंड वैल्यूज देखनी है, तो यहाँ पे पंचायत है, विलेज हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री विलेज हो गया, प्रमोशन ऑफ एसटी एंड वीकर सेक्शन, हरिजन वैल्यू हो गई, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भी वैल्यू हो गई। ठीक है, कि मटेरियलिस्टिक आपको ज्यादा ये शराब और ये सब नहीं पीनी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काउ प्रोटेक्शन, ये भी कहीं ना कहीं आपका विलेज से रिलेटेड होगा। सो रूरल डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड मोरल वैल्यूज की बात की गई होगी। सो ये था हमारा डीपीएसपी का पूरा एपिसोड। आगे हम बात करेंगे एपिसोड 9 में फंडामेंटल ड्यूटीज के, बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है एपिसोड 9, सो मिस मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड आपको कैसा लगा ये पूरा एपिसोड सीरीज, आप इसके बारे में अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बता सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 9 में। थैंक यू।